हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज के नोट्स देख रहे हैं। इससे पहले एक इसका पार्ट आ चुका है और अब ये फाइनली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया था कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। और पॉवर्टी इन इंडिया अगर 2000 की बात करें हम लोग, तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो थे शेड्यूल्ड ट्राइब कि 51% लोग वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये डेटा चेंज हो चुका है अब, क्योंकि 2000 का डेटा और अब 2022 चल रहा है। जब सेंसस होगा तो नया डेटा भी आएगा। अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। तो पॉवर्टी हम लोग जनरली कैसे डिटरमाइन करते हैं कि भाई कौन ग्रुप कितना कंज्यूम कर रहा है, यानी कि कौन कितना खाना खा रहा है, कौन मतलब किस कपड़े, खाना, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कंजम्पशंस होते हैं कि क्या क्या सामान हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पॉवर्टी मेजर करने का ये एक सबसे ज़्यादा सही तरीका है कि भाई किसी की इनकम कितनी है और कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। तो अगर जो इंसान की बेसिक नीड होती है, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, है ना, ये सब चीज़ें, भाई घर होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, खाने को खाना होना चाहिए, पढ़ाई एजुकेशन जो है स्कूल भेज सके वो अपने बच्चों को, अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो हॉस्पिटल ले जा सके, ये सब क्या होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। तो जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है वो पॉवर्टी में जी रहा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब एक दिन में इंसान को कितना खाना खाने की ज़रूरत है अगर उसको हेल्दी रहना है और अगर वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो पॉवर्टी लाइन जो है कि इंडिया में 2400 कैलोरीज़ एक दिन में अगर गांव में रहने वाला इंसान और 2100 कैलोरीज़ अगर कोई अर्बन एरिया में यानी कि शहर में रहने वाला इंसान ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। देखिए, एक लाइन डिटरमाइन कर दी गई है, इस एक पर्टिकुलर इनकम बता दी गई है। इस इनकम से जो कम कमाते हैं वो गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और इस इनकम से ऊपर जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो इस तरीके से हम लोगों को डिटरमाइन मतलब बताया गया है। तो 2400 कैलोरीज़ गांव के इलाकों में और 2100 कैलोरीज़ शहर के इलाकों में जो लोग ले लेते हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। कैलोरीज़ कैसे डिटरमाइन की जाती हैं? नंबर ऑफ़ फूड आइटम्स, ठीक है, कि इतने इतने फूड आइटम में इतनी कैलोरी होती है, उस हिसाब से अगर कोई इतना खाना खा रहा है तो सही है भाई। अब क्योंकि गांव में रहने वाले लोग जो है ज़्यादा काम करते हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, इतना फिजिकल वर्क नहीं करती है। पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ इनकम, पॉवर्टी लाइन जगह के साथ और समय के साथ बदलती रहती है। 2009-10 की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब क्या था कि अगर कोई पर्सन 673 एक महीने में कमा रहा है गांव के एरिया में और 860 कमा रहा है अर्बन एरिया में, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। और इससे कम जो कमा रहा है, इससे कम जो कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन जो है वो पीरियोडिकली एस्टिमेट की जाती है और सैम्पल सर्वे, पूरा सर्वे किया जाता है। और कौन करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ये सर्वे करवाती है कि कितने लोग हमारे देश में गरीब हैं और कितने गरीबी रेखा के ऊपर हैं। तो पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट 673 पर मंथ। गांव के इलाके में कोई इतना अगर कमा रहा है, इससे ज़्यादा कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, इससे कम कमा रहा है 673 से एक महीने में एक इंसान, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो अलग अलग देशों का और इंडिया में क्या क्या ट्रेंड रहा है 1999 से 2000 के बीच का। तो परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उड़ीसा में बिलो पॉवर्टी लाइन 47 लोग, मतलब 47% लोग, बहुत मतलब आधी आबादी उनकी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और सबसे कम गरीबी जो है हमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में देखने को मिलती है, 8% इतनी। और यहाँ पे देखिए उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और असम, त्रिपुरा, यूपी, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है। आगे देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द ग्लोबल पॉवर्टी, दुनिया में गरीबी कम हुई है। हाउएवर इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंस, तो कहीं पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है, कहीं पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई है। चाइना में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी कम हुई है। मतलब एशिया के काफ़ी हिस्सों में पॉवर्टी जो है वो कम हुई है, यानी कि लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया है एज़ कम्पेयर टू जैसे उनके पास पहले था। मतलब लोगों की कंडीशन बेटर हुई है चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है, वर्ल्ड बैंक हैज़ डिफाइंड पॉवर्टी एज द पीपल अर्निंग लेस देन $1.25 पर डे। एक दिन में $1.25 से कम जो इंसान कमाता है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो $1 में
अराउंड 70 रुपीज़ होते हैं। तो 70 और 0.25 यानी कि 70 का आप समझ लो एक हिसाब से अगर कोई लगभग 90 रुपीज़ अगर कोई इंसान एक दिन में कमा रहा है ना, तो वो मतलब बेसिकली ज़्यादा गरीब बिल्कुल मतलब पूरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा मतलब ऊपर आ जाता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। द मिलेनियल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 में आए थे कि भाई हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे लोगों का लाइफ को बेहतर बनाना है, वो थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशंस के थे। उसने कॉल किया था कि भाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है 1990 में थे, 2015 में हम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, मतलब लोगों की लाइफ को बेटर बनाना है। ये था मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स में। अब कंपैरिजन अमंग सम सेलेक्टेड कंट्रीज, तो नाइजीरिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे 53% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे रहती है, मतलब बहुत गरीब है। इंडिया में आप समझ लीजिए 22 लगभग 21 से लेकर के 22% लोग जो है BPL में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। अलग अलग देशों का ये हमारे पास यहाँ पर डेटा देखने को मिलता है। चाइना में देखिए सिर्फ 0.7% लोग, मतलब बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया है इस फील्ड में। पॉवर्टी के कारण क्या क्या होता है, तो देखो सबसे पहले ना ये वाला आप देखो, ये पॉइंट्स हैं कि भाई कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है, मतलब कौन इंसान है जिसके गरीब रहने के, गरीब होने के ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। इलिटरेसी, मतलब अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने जीवन भर गरीब रहेगा, तो इलिटरेसी। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसके पास अगर जिसके पास रोज़गार ही नहीं है, पैसा कमाने का कोई ज़रिया ही नहीं है, तो वो इंसान गरीब रहेगा। पुअर हेल्थ, अगर किसी इंसान की हेल्थ ख़राब है, हेल्थ अच्छी नहीं है, बीमार है, तो वो इंसान कमा नहीं सकता, तो वो गरीब रहेगा। चाइल्ड लेबर, कोई बच्चा अगर बचपन से, यहाँ पे देखिए बचपन से ही कोई काम कर रहा है, कूड़ा बीनने का, पत्थर उठाने का, तो वो ना ही पढ़ा लिखा है, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं है तभी वो ऐसा काम कर रहा है, उसकी हेल्थ ऑब्वियसली ख़राब होगी क्योंकि वो ऐसे गंदे इलाकों में रहते हैं, तो चाइल्ड लेबर भी बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी का। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, अगर आसपास साफ़ सफाई नहीं होगी तो गंदगी होगी, तो गरीबी, गंदगी से बीमारियाँ होंगी और बीमारियों से गरीबी फैलती है। कैसे ना, देखो अगर आसपास पूरी गंदगी है तो इंसान ज़्यादा बीमार होगा, एक तो हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ेंगे, दूसरा वो इंसान काम नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से गरीबी बढ़ती है। हेल्पलेसनेस, लैंडलेसनेस, ज़मीन नहीं होगी। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, हमारे देश में कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये भी पॉवर्टी का कॉज होता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, कि भाई कुछ जातियां हैं या कुछ मतलब लोग हैं या कुछ इलाके हैं जो सदियों से गरीब ही रहे हैं, तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि भाई कई बार क्या होता है कि फैमिली के पास पैसा था या फिर गरीबी हो गई, मतलब फिर गरीब हो जाते हैं, जैसे कि कोई बहुत किसी का फैमिली में एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई फैमिली में किसी को बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है, तो इंसान पहले मतलब ठीक ठाक था, बट फिर कई बार लोगों के ज़मीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं एक इंसान को ठीक कराने के लिए ना, जैसे कि किसी को कैंसर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा बीमारी में लग जाता है, तो भी इंसान गरीब हो जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं और इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा गरीबी है ही। हिस्टोरिकल रीज़न है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा। जब अंग्रेज़ थे ना हमारे देश में, तो उन्होंने देश का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया और जो भी देश में कमाई मतलब होता था सारा पैसा वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था। दोनों तरफ फेलियर हुए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हमारे देश की कम रही है और हमारे देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब रही है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण एक मतलब साइकिल बन जाती है गरीबी की, कि यहाँ पर देखो कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, यहाँ पे देखो एक्सप्लॉयटेशन एंड चाइल्ड लेबर, बच्चे ने बचपन में चाइल्ड लेबर किया, ठीक है, बचपन से ही वो काम में लग गया, उसने पढ़ाई नहीं करी, फिर एक बच्चे की जल्दी शादी हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, फिर उसके बाद बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, फिर इसकी वजह से जब ज़्यादा आबादी ज़्यादा है तो हर किसी को काम नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद वायलेंस एंड पॉवर्टी, मारपीट होती है, जैसे कि घर में फीमेल के अगेंस्ट वायलेंस होती है, और पेरेंट्स अगर इलिटरेट हैं, तो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, तो ये पूरी ना एक साइकिल बन जाती है कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके पास ज़्यादा अच्छा काम मतलब कुछ ज़्यादा कमा नहीं रहे होंगे, तो फिर बच्चे भी काम कमाने ही लगते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, फिर बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन देश की बढ़ती है, और वो पॉपुलेशन मतलब लोग ज़्यादा हो रहे हैं बट उन लोगों में स्किल्स नहीं है, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है मतलब लोगों के पास काम नहीं होता, तो वो परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं घरों में, और बहुत सारी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। कुछ और रीज़न है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन, हमने देखा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो काम इतना नहीं हो मिल पाएगा लोगों को सबको, और एग्रीकल्चर सेक्टर कई बार क्या होता है, खेती बाड़ी ख़राब मॉनसून की वजह से कई बार बारिश ज़्यादा पड़ जाती है, कई बार बारिश कम पड़ती है, उसकी वजह से फसल ख़राब हो जाती है, तो फिर दिक्कत आ जाती है, और कई लोगों के पास ज़मीन ही नहीं होती तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, तो उनके पास कोई ज़्यादा इनकम के सोर्स नहीं होते, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो भाई किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बहुत कम लैंड है। लैंड रिफॉर्म्स आए हैं देश में आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी
जब हुई थी हमारे देश की 1947 में, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आए थे। हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि ये लैंड रिफॉर्म्स जो आए हैं वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छे से आए हैं। लैंड रिफॉर्म्स थे कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने एक तरीके से भू दान किया, अपना ज़मीन को दान किया लोगों को, और सरकार ने जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन दी गई। तो ये था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। सोशल फैक्टर्स जैसे कि भाई लोग कई बार अपनी शादियों मतलब अपने बच्चों की शादियों में, त्योहारों में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और कर्ज़ के तले वो दब जाते हैं, उनकी सारी की सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं और वो कर्ज़े में पूरे मतलब डूब जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की भाई नहीं ये काम तो ये लड़की नहीं करेगी या फिर हमारा बेटा ये काम थोड़ी ना करेगा, इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो भाई हमारे देश में गरीबी है, तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार ने क्या काम किया है गरीबी उन्मूलन के लिए। तो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स की, मतलब 2 तरीके से सरकार गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम करना चाहती है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की भाई देश आगे बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, कुछ गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी रही है, इसकी वजह से हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, ये MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था। इससे हर किसी को मतलब जो भी इंसान काम करना चाहता है उसको लेबर वाला मतलब काम दिया जाएगा, जैसे सड़कें बनाने का या काफ़ी सारे MG नरेगा में काम होते हैं, और पे फॉर मतलब वर्क आप करेंगे तो आपको दिन के पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें ये इंश्योर किया जाता है, इट एम्स टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो अनस्किल्ड मतलब कोई स्किल वाला काम नहीं होगा, मतलब जैसे कि खुदाई करने का काम या फिर कुएं बनाने का या फिर सड़कें बनाने का, इस तरीके का काम। तो जिस इंसान के पास रोज़गार नहीं है तो साल में उसको 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, और अगर उसको रोज़गार नहीं दिया गया तो उसके बेरोज़गार भत्ता भी उसको दिया जाएगा। तो राइट टू वर्क है, हमारे पास काम करने का अधिकार है। इसके अंदर MG नरेगा के अंदर हम लोगों को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, मतलब हम लोगों को जो विलिंग है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने के लिए, मैनुअल मतलब हाथ का काम, अनस्किल्ड मतलब जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई आपको हुनर नहीं होना चाहिए, बेसिकली मजदूरी का काम वहाँ पर सरकारी तौर पर दिया जाता है। एक साल में हर फैमिली जैसे किसी एक पर्सन को उसके जहाँ पर वो रहता है 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर ही काम दिया जाएगा विदिन 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिल जाएगा। जब उसने अप्लाई किया कि भाई मेरे पास रोज़गार नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर उस इंसान को काम दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये काम ये स्कीम चला रही है। तो एक तो नरेगा हो गया, जो ये वाला जो प्रोग्राम है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एक हो गया नरेगा 2005 में आया था। फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो कि 2004 में आया था। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कि 2004 में 150 जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मतलब अगर आप काम करेंगे तो उसके बदले आपको खाना दिया जाएगा, इस तरीके का ही प्रोग्राम था। प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर प्रिपेयर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड लेबर। तो काम जैसे कि यहाँ पे ये देखिए कुछ खुदाई वगैरह का काम यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी ये काम करने के लिए रेडी है उसको फूड फॉर वर्क काम के लिए खाना दिया जाएगा, इस तरीके का प्रोग्राम था। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, दूसरी स्कीम है जो कि 1993 में स्टार्ट की गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्रिएट करने का था कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को कुछ स्किल्स दी जाए, जैसे कि लड़कियों को जैसे मान लीजिए कि सिलाई बुनाई सिखा दी जाए, या फिर उनको ब्यूटी वाला का काम सिखा दिया जाए, या फिर किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम या फिर प्लम्बर का काम, इस तरीके के काम सिखा दिए जाए, और वो खुद ही अपने लिए फिर मतलब काम सीख गए तो अपनी दुकान खोल सकते हैं या कहीं पर जाकर के काम कर सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग जनरेट कर सके। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन बाय एस्टैब्लिशिंग और स्टार्टिंग अ टारगेट, मतलब कुछ छोटे छोटे वो वेंचर अपना छोटा सा कुछ दुकान वगैरह खोल सके, इसलिए उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। और एक और स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आप 3-4 स्कीम ना याद करके जाइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का। ये 1995 में लॉन्च की गई थी। एम था इस प्रोग्राम का क्रिएट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गाँव के एरिया में और छोटे शहरों के इलाकों में। ये लगभग 25 लाख यूथ को जो है टारगेट करता है और 10 5-year प्लान में आता है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो कुछ मतलब इसमें स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि लोगों को लोग अपने छोटे छोटे कारखाने या छोटी दुकानें या इस तरीके से खुद ही वो अपने कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1993 में आई थी। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स
थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भाई आप लोग अपने कुछ ग्रुप्स वगैरह बना लो जिसमें आप कुछ काम करना स्टार्ट कर दो। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार मतलब खुद से ही आप कुछ स्किल्स उनको प्रोवाइड कर देगी सरकार, फिर वो अपना काम आगे खुद करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें स्किल सिखाई जाती हैं और NGOs जो है उनको फंड दिए जाते हैं और वो लोगों को काम सिखाने के लिए मतलब काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सारे के सारे आपके मतलब दिए हुए हैं बुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो PMGY जो कि 2000 में लॉन्च हुई थी सारे के सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एट विलेज लेवल। तो गाँव के लेवल पर कि भाई अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इनिशियली PMGY इनिशियली हैड 5 कंपोनेंट्स, जिसमें प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन। तो ये सारे के सारे मतलब उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की ग्राम जो है, ग्राम यानी कि गांव को अच्छा बनाना है, उनको हेल्थ मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल्स खोलने हैं और अच्छी एजुकेशन देनी है और गांव में घर बनवाने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ और अच्छा खाना उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारा का सारा काम इसमें किया गया। अंत्योदय अन्न योजना, ये सारी की सारी योजनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अंत्योदय अन्न योजना में गवर्नमेंट जो है वो 10 मिलियन पुअर फैमिलीज़ को का ध्यान रखेगी और उनको 35 किलो चावल और हर महीने मिलेंगे 3 रुपये किलो के रेट पे चावल और 2 रुपये किलो के रेट पे गेहूँ। तो इस तरीके से खाना मतलब बहुत ही सस्ते दाम पर दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। अब ये सब स्कीम्स तो चला दी और काफ़ी सारा काम हो गया, बट चैलेंजेस क्या हैं आगे की तरफ? तो चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पुअर। तो देखिए चैलेंजेस तो हैं, जैसे कि हेल्थ, सबको अच्छी हेल्थ देना, सबको अच्छी एजुकेशन देना, जॉब्स प्रोवाइड करना और जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि आदमी और औरत समान हो, हर किसी को इज्जत दी जाए। तो ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे सरकार के सामने, हमारे समाज के सामने चैलेंजेस हैं। और काफ़ी और भी काम हैं, जैसे कि हमारे देश में प्रोग्रेस लेकर के आना। देश में प्रोग्रेस आएगी तो गरीबी अपने आप कम होगी, क्योंकि प्रोग्रेस आती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंपेलिंग चैलेंज यही रहा है कि हम किस तरीके से गरीबी को देश में कम करें। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा गरीबी है शहरी और गाँव के दोनों के इलाकों में। और मतलब गरीबी में अंतर भी है, जो शहर के गरीब जो चीज़ें फेस करते हैं और गांव के गरीब जो चीज़ें फेस करते हैं वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। कुछ इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस भी हैं वल्नरेबल ग्रुप के लिए, जैसे कि हमने देखा SC ST OBCs और विमेन और जो विडोज़ होती हैं या फिर जो हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, उनके लिए समाज में ऊपर उठना और अपने लिए लाइवलीहुड कमाना, अपने जीवन को और अच्छा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है बाकी दूसरों के कंपैरिजन में। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लेने होंगे। 10 से 15 साल में हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो जाए। तो ये भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की अगर हायर होगी, यानी कि थोड़ा तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होते जैसे कि 9% चल रही है, 10% चल रही है, मतलब अगर हम लोग 2017 में 100 रुपये प्रोड्यूस कर रहे थे, 100 रुपये का काम कर रहे थे, या फिर 100 रुपये इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ रही थी, तो अगले साल 109 रुपये से वो की दर से वो आगे बढ़ेगी। तो हम मतलब ग्रोथ करते रहें। एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि बेसिक एजुकेशन है, वो जो फ्री हो जाए, पॉपुलेशन थोड़ी मतलब कम हो जाए, और कम हो जाए मतलब कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से ना फटे ना, बिल्कुल कि भाई बिल्कुल पॉपुलेशन फट गई है और किसी के पास काम नहीं है इस वजह से, और बहुत ही कम लोगों को जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिल पा रही हैं। वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए और वीकर सेक्शन का भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। सबको हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, न्यूट्रिशन, ये सारी की सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से लोग झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में, गंदे एरिया में रह रहे हैं, तो क्या इनके पास हेल्थ है? इनके पास हेल्थ नहीं है। कैसे हो कि इतने गंदे एरिया में रहते हैं? तो एजुकेशन। तो ये इनकी नेल्सन मंडेला की कोट है कि पॉवर्टी इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। ये कोई अपने आप होने वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि स्लेवरी एंड अपार्थेड। इट इज़ मैन मेड एंड कैन बी रिमूव बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन ने ही क्रिएट करी है गरीबी। कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लालच की वजह से ही पॉवर्टी हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है, और इसको ठीक किया जा सकता है एजुकेशन दे करके और हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दे करके। तो ये हम लोगों ने चैप्टर देख लिया है। इसके आप ये सारे के सारे आपके पास नोट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।